नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे रिवीजन पार्ट 2। ठीक, मोशन एंड प्लेन का रिवीजन पार्ट 2। देखिए पिछले लेक्चर में कुछ चीजें छूट गई थी, उसको जरा नोट कर लिए। और कहीं पर जो है यहाँ जैसे कि लेमिस थ्योरम देख रहे थे हम लोग, तो यहाँ थीटा 2 रहेगा, हमने लिखा है सिर्फ थीटा, तो इसको सही कर लीजिए। एक तो ये हो गया नंबर 1। ठीक, ये भूल सुधार है पिछले लेक्चर की, जल्दीबाजी में लिखने में ये हो गया है, तो ये थीटा 2 रहेगा। जब एनालिटिकल मेथड से हम लोग जोड़ रहे थे तो यहां हमने जे लिखा है, यहां भी जे लिख दिया है, तो इसको सही कर लीजिए। एक ये, दूसरी एक चीज, इसकी डायरेक्शन जो है हमने ऐसे लगा रखी है ना। पिछले लेक्चर में ऐसे हो गई है, ऐसे ऐसे, तो यहां ऐसे होना चाहिए, तो हमने इसको ऐसे कर दिया। एक तो ये सही कर लीजिए, यानी ये हो गया 2, ये हो गया 3। अरे बाप रे, कितनी गलतियां निकल रही हैं। इस तरह से तो हम फेल हो जाएंगे। कोई बात नहीं, जब परीक्षा देने जाएंगे तो इसके पहले सब सही कर लेंगे। चलिए एक चीज और, जब इसका एंटी क्लॉकवाइज आप लिखेंगे तो देखिए जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस की आ जाएगा, ये सही है। के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई आएगा, ये भी सही है। आई उसके बाद क्रॉस के, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे आएगा। इसको जरा सा मिला लीजिएगा, ठीक है ना, इसको भी मिला लीजिएगा। हो सकता है यहां हमने कुछ लिख दिया है आई जे, शायद यहां पर सेकेंड नंबर पे आई जे लिख दिया है, और यहां शायद लिखा है जे या कुछ लिख दिया है, जे लिखा है, इसको भी सही कर लीजिएगा। ठीक, तो ये 4 नंबर हमारे गए, तो 4 नंबर हमने अपने माइनस कर लिए, है ना। तो हमारे नंबर कितने आए, इसका मतलब अगर हम अपने आप को 100 नंबर दें तो यानी 4 माइनस कर दीजिए तो 96 नंबर हमारे आ गए। ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है ना। और अगर ध्यान से देखा जाए तो मान लीजिए एक आध नंबर और कम कर लीजिए, तब भी 95% ठीक है, यानी इतना। हाँ, लेकिन जो बोला होगा वो सही बोला होगा, ये चीज है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। पिछले लेक्चर में जाइए, आपने जो नोट्स बनाए हैं उस कॉपी में जाइए, यहां पर सही करिए। यहाँ थीटा 2 हो जाएगा, यहां पर जो जे लिखा है यहाँ के लिखा जाएगा, तो यहां हमने जे लिखा है उसको सही कर लीजिए। फिर उसके बाद ये साइन जो इस तरह से हमने लगाया इसको ऐसे कर लीजिए। फिर उसके बाद यहां पर शायद इसमें से किसी एक में है, ये वाले में, इसको सही कर लीजिए। जब ये सही कर लेंगे तो एकदम परफेक्ट रिवीजन। तो आज कोशिश करेंगे कि ये वाला जो है ये 99 हो जाए। देखिए एक आध तो रहेगा ये हमारी आदत है जन्म सिद्ध वाली, पता नहीं कैसे हो जाता है, हमसे हो जाता है पता नहीं। तो ये 99 हो जाए तो ठीक रहेगा, ठीक ना। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं आज पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। नोट हो गया। चलिए अब बात करेंगे पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट रिवीजन पार्ट 2, उसी में आगे करना है। मोशन इन प्लेन में वेक्टर से सारा कुछ हमने देख लिया, अब उसके बाद रिवीजन पार्ट 2। ठीक, तो पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए क्या चीज इसमें सीखी थी हमने ये देखा था कि अगर x, y और z इस तरह से एक्सिस बना ली जाए और कोई पार्टिकल इसमें ये यहां है और एक यहां है, ठीक, यानी a पॉइंट है और ये b पॉइंट है। यहां पर देखा x1, y1 और यहां हो जाएगा z1, देख रहे हैं, यही हो जाता है z1। यहां हो जाएगा x2, y2 और ये z2। ठीक, तो यहां से इसकी पोजीशन, और मान लीजिए ओरिजिन O है, ठीक, तो A की पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन और B की पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन क्या कहलाएगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया पोजीशन वेक्टर, और AB क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, क्लियर बात। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो इस बात को ऐसे शॉर्ट में लिख लीजिए, ठीक ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो क्या लिखेंगे, OA इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, देखिए x1 के साथ लगाइए i कैप प्लस y1 के साथ लगाइए j कैप प्लस z1 के साथ लगा दीजिए k कैप। ये पोजीशन इसका रिप्रेजेंट हो गया A पॉइंट का फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक, इसी तरह से आप OB लिखना हो, आप समझ गए, आप OB यानी पोजीशन इसलिए किसका, OB के लिए, तो क्या हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक, तो अब AB यानी AB क्या है, कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB। AB क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट AB लिखना हो तो क्या लिख लेंगे,
एकदम आराम से। पिछले लेक्चर में इसके बारे में खूब चर्चा हुई थी। पिछले लेक्चर का मतलब जब हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर तब, यानी डिस्प्लेसमेंट ए से बी कैसे लिखेंगे इसको, ए बी, डिस्प्लेसमेंट ए बी। ए बी एक बार वेक्टर फॉर्म्स का लिखा गया था, तो कहा गया था ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक, इसका मतलब इसमें से इसको माइनस करना होगा, तो क्या कर देंगे यहीं तुरंत इसको, देखिए x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, अब क्या लगा देंगे यहाँ आई कैप, प्लस उसके बाद y2 माइनस y1, क्या लगा देंगे यहाँ पे j कैप, फिर प्लस z2 माइनस z1, z2 माइनस z1, क्या लगा देंगे यहाँ पे k कैप। क्लियर है बात। ये कुछ जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तो वहां पर डिस्टेंस का फार्मूला जो होता है कुछ उसी से मिलता जुलता है, अब बल्कि वही है, ज्यादा बेहतर ये हम कह रहे हैं कि वही है, ये वही है, ठीक ना। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यहां बन जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यहां बन जाएगा, और प्लस बहुत बढ़िया z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर यहां बन जाएगा। चलिए इसको ऐसा लगे 3 न लिखा हो, नहीं बाद में फिर अगला लेक्चर इसका आना नहीं है, क्योंकि रिवीजन पार्ट 3 तो होना नहीं है इसमें, इसी में खत्म करना है इसको। तो आता है ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक, डिस्प्लेसमेंट का ये मैग्नीट्यूड है और ये इसका वेक्टर है, और ये सारी चीजें आप इसको नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, ये पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हो गया, अब आगे चलते हैं वेलोसिटी वेक्टर। क्या लिखेंगे अब हम लोग, वेलोसिटी वेक्टर। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, इसके बारे में आप समझ गए, ओ ए को कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, ओ बी को कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, ए बी क्या होता है, ये सारी बातें हमने पढ़ रखी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलिए, इसी में क्या, अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी वेक्टर। इसके आगे हम लोगों ने पढ़ा था वेलोसिटी वेक्टर। अरे नोट नहीं कर पाए क्या, चलिए कोई बात नहीं, आप देख लीजिए तो हो जाएगा। वेलोसिटी वेक्टर हेडिंग हो जाएगी वेलोसिटी वेक्टर। इसके बाद हम लोग यही पढ़े थे, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हुई थी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि एवरेज वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, पहला तो यही था, पहला क्या था हमारा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, बहुत बढ़िया। v इसको ऐसे डिनोट किया गया था, और क्या कहेंगे, डी ओ ओ ओ, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और इस r को मान लीजिए r क्या है, पोजीशन वेक्टर, तो i j k में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यहां मोशन इन प्लेन करेंगे तो सिर्फ x y में होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, यानी यहां क्या लिख देंगे, देखिए इसको r को रिप्रेजेंट करना था, तो आप क्या लिखेंगे, डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप प्लस डेल्टा z k कैप अपॉन डेल्टा t से सम में डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका मतलब वेक्टर v इज इक्वल टू, आप लिखेंगे यहाँ पे vx i कैप। देखिए एक चीज आपने पढ़ रखी है कि जहां पर डेल्टा v आएगा वहां पे हमें पता है कि डेल्टा x अपॉन डेल्टा t आपने पढ़ा था इस फॉर्म में, या इसी को ऐसे कह लीजिए कि डेल्टा r अपॉन डेल्टा t, यही, ठीक। तो ये क्या हो जाता था, तो आप इसी को लिखते थे डेल्टा v, तो जहां पे ये हो जाएगा x में, यानी वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, यहां पर वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इसी तरह से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, और प्लस का ये क्या हो जाएगा, कहेंगे वेलोसिटी इन z डायरेक्शन। क्लियर बात, ये हो गया था यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, इंस्टेंटेनियस पढ़ा था, दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हमने पढ़ी थी उसके लिए भी v इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था कि dr, यहां से dr बाई dt, और ये वेक्टर फॉर्म में सब कुछ था, dr की जगह फिर से सब कुछ ये रख देंगे, अब की बार dx के टर्म में रखेंगे, सब क्या रख देंगे, dx के टर्म में सब कुछ रख देंगे, ठीक। देखिए देखिए देखिए, अब की बार बहुत संभाले हैं, है ना, अब की बार बहुत संभाले हैं, ताकि देखना यह है कि होगा कि नहीं होगा, सही है एकदम, अरे बिल्कुल। अब क्या, अब इसमें क्या रख देंगे, यहाँ पे देखिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पे v, यहाँ कौन सा v, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, यानी vx i कैप प्लस v y j कैप प्लस v z k कैप, ये लिख देंगे, यानी हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक। इतनी बातें हमने वेलोसिटी वेक्टर में सीखी थी, और कोई बात सीखी थी, एक बात और सीखी थी, अगर मान लीजिए मोशन इन प्लेन हो रहा हो और आपसे कहा जाए
कि एक पार्टिकल है कोई जो कि ऐसे चल रहा है, जिसका वेलोसिटी वेक्टर दे रखा इस तरीके से और एंगल थीटा पर, तो इसका एक कंपोनेंट इधर बना लेते थे, वो क्या हो जाता था v cos थीटा, जो कि x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में v sin थीटा हो जाता था। ठीक, और इसको हम लोग क्या कहते थे, इधर की तरफ ये है vx और ये कितना है, कहेंगे ये है vy। तो इसका मतलब v वेक्टर को रिप्रेजेंट करा जाए, यानी ये ऐसे v वेक्टर को रिप्रेजेंट करा जाए तो आप कैसे कहेंगे, यानी v इज इक्वल टू क्या, vx i कैप प्लस vy j कैप, और यहां आप लिखेंगे क्या, कहेंगे v cos थीटा, ठीक, i कैप प्लस v sin थीटा j कैप। इसका मैग्नीट्यूड अगर आपसे पूछा जाता था तो आप कहते थे मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यानी v y यू ना लगे v लगे, वी वाई अपान वी एक्स, और टेन अल्फा अगर टेन थीटा अगर पूछा जाए क्या कहेंगे, यही से, और अरे ये तो टेन अल्फा हो गया ना भाई, मैग्नीट्यूड में लिखना है ना। चलिए इसको ऐसे कर लीजिए, तो आप कहेंगे वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक, टेन थीटा अगर लिखना हो तो आप टेन थीटा क्या लिखेंगे, वी एक्स और वी वाई अपान वी एक्स। ये चीजें वेलोसिटी में हमने सीखी थी। इतनी बात, बहुत ध्यान से देखिए। एवरेज वेलोसिटी यानी वेक्टर फॉर्म में सब कुछ, तो वेक्टर फॉर्म में सब कुछ यानी डेल्टा आर अपान डेल्टा टी, जैसे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप डेल्टा के जे कैप, ठीक है ना, यानी डेल्टा जेड, यहाँ पे जेड है ना के कैप, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आप इसको लिख लेंगे इस फॉर्म में वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, और यहाँ पे इस तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पे तो कहेंगे डिफरेंशिएशन फॉर्म है यानी पोजीशन वेक्टर का, तो पोजीशन वेक्टर आपको एक्स वाई जेड एक्स में दिया रहेगा, ठीक, और इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ये क्या है, कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये क्या है, कहेंगे एवरेज वेलोसिटी। ठीक, अब आती है बात कि अगर कोई मान लीजिए अगर एक्स वाई प्लेन में कोई मोशन हो रहा है, कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से जिसका वेक्टर इस तरह से दिया है, तो आप इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे, इधर की तरफ v cos थीटा और इधर की तरफ v sin थीटा, जो कि यहाँ पे, तो v कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, तो कहेंगे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, यहाँ हो जाएगा v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा जे कैप। ठीक, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा कितना, कहेंगे v स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, रूट में वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और tan थीटा कितना आएगा, कहेंगे वी वाई अपान वी एक्स, वी वाई अपान वी एक्स। इतनी बातें क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं एक्सेलरेशन की तरफ, इसको नोट करिए तुरंत, चलते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। चलिए एक्सेलरेशन वेक्टर सेम एज अ वेलोसिटी वेक्टर, जैसा सब कुछ उसमें था, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन वेक्टर। याद रहेगी बात, भूल जाएंगे, एक्सेलरेशन वेक्टर लिखने के लिए नहीं आएगा, देखिए इससे सवाल आएंगे, ये सब चीजें आप सीखिए, इसको जानिए, इसको याद रखिए किस तरह से कर लेता हूं, ठीक है ना भैया। तो एवरेज, पहला तो हमने एवरेज पढ़ा था इसमें, यानी एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए भी यही था कि ये यहाँ पे हो जाएगा और डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, और ये एक्स वाई जेड में कुछ में भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर आपसे कहा जाए कि वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, हाँ भैया, और उसका डेल्टा टी से इसको डिवाइड कर दिया जाए पूरे में। तो देखिए यहाँ क्या है, ये भाई डेल्टा टी इसमें भी डिवाइड है, ये डेल्टा टी इसमें भी डिवाइड, जैसे वेलोसिटी में है ये डेल्टा टी इसमें भी डिवाइड है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कहेंगे एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन और एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन। ठीक, ये आ जाता था। अब इसी तरह से इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोग क्या सीखे हैं, कहेंगे जब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात आएगी तो हम लोग सीखे हैं कि a इज इक्वल टू डी वी अपान डी टी। क्लियर है बात। अब डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका मान लीजिए v का एक्स वाई जेड जो भी कंपोनेंट दिया हो तो आप ऐसे लिखेंगे, किसके, यहाँ पे वी एक्स। चलिए अच्छा, यहाँ डेल्टा लगाना हम भूल गए, डेल्टा लगा दीजिए, आप यही बताना चाह रहे थे ना, हम समझ गए थे। अरे चलिए डेल्टा लगाना भूल गए तो आप इसको नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, कहेंगे यहाँ पे डी वी एक्स आई कैप प्लस डी वी वाई जे कैप प्लस डी, उसके बाद वी जेड के कैप, यानी तीनों डायरेक्शन में जहां जो दिया हो उस हिसाब से हम कर लेंगे अपान डेल्टा टी। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, कहेंगे यही सेम ए एक्स आई कैप, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन, ठीक, प्लस यहाँ क्या ए वाई जे कैप प्लस का ए जेड के कैप,
ठीक, ये इंस्टेंटेनियस के लिए। इसमें क्या अंतर है, कहेंगे ये एवरेज के लिए है और ये इंस्टेंटेनियस के लिए। ये एवरेज आ रहा है, ये एवरेज एक्सेलरेशन के लिए है, ये एवरेज एक्सेलरेशन के लिए, और ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए। ठीक, याद रहेगी बातें बिल्कुल। जैसे मान लीजिए ठीक उसी तरीके से जैसे इसमें हमने किया कि वेलोसिटी को एक्स वाई प्लेन में रखा और उसको आगे पीछे किया है ना, कंपोनेंट बनाया, तो यहाँ पे थीटा ये एक्सेलरेशन ए दे रखा है, तो इधर की तरफ एक कंपोनेंट इसका ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक, और इधर की तरफ एक कंपोनेंट इसका ए साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा जो कि आई कैप है प्लस ए साइन थीटा जो कि जे कैप है। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो आप तुरंत निकाल लेंगे, कहेंगे कि यानी एक्स डायरेक्शन वाला यानी जो है कितना, ए कॉस थीटा और यहाँ पे स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा स्क्वायर। एंगल पता करना हो, अगर आपको गिवन एंगल अगर आपको दिया हो तो एंगल यानी tan थीटा से डिनोट कर दिया जाए तो कहेंगे tan थीटा इज इक्वल टू कितना, यानी ये वाला कंपोनेंट यानी ए साइन थीटा अपान ए कॉस थीटा, या इसी को सिंपली ऐसे लिखा जाता था ए वाई अपान ए एक्स। अगर ये कितना हो, कहेंगे ए वाई हो, अगर ये ए एक्स, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर लिया जाए तो। क्लियर है बातें इतनी? यही कुछ सीखा था हमने एक्सेलरेशन के केस में। एवरेज एक्सेलरेशन यानी डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, और डेल्टा वी के कंपोनेंट आपके दिए थे क्या, कहेंगे डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी जे कैप प्लस डेल्टा वी जेड के कैप, ये दिया था। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, इसमें गलत नहीं, आपकी सही है। यहाँ पे आ जाइए एक्सेलरेशन, यहाँ पे ये देखिए एक्सेलरेशन इसका यानी डेल्टा टी का इसमें भी डिवाइड है, डेल्टा टी का इसमें भी डिवाइड है, डेल्टा टी का इसमें भी डिवाइड है, तो इस फॉर्म में हमने इसको एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में निकाल लिया। इंस्टेंटेनियस को सेम इसी तरीके से कर लिया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया। और इसको ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि अगर एक्स वाई प्लेन में कोई मोशन हो रहा हो जिसका एक्सेलरेशन आपको दिया हो तो इसको कंपोनेंट कैसे करते हैं, तो यानी एक इधर की तरफ एक्स की तरफ एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा ए कॉस थीटा और वाई डायरेक्शन में ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में ए साइन थीटा। उसके बाद इसका वेक्टर फॉर्म हमने लिख लिया यानी ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, और इसके बाद इसका हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ये आ जाता है मैग्नीट्यूड, ये क्या आता है मैग्नीट्यूड आ जाता है, और यहाँ एंगल निकाल लिया। क्लियर है इतनी बातें? अब आती है बात मोशन इन प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो जो इक्वेशंस बनी थी इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, मोशन इन प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है ना, मोशन इन प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बड़ा या इसी को हम लोग क्या लिखे थे, यानी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म ऑफ ठीक इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन में जो थर्ड वाली इक्वेशन है, ये वाली जिसको हम लोग लिखते हैं क्या, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और उसका प्लस माइनस जो भी 2as, ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है। ये क्या है, स्केलर है। याद रहेगी बात, ये क्या है, स्केलर है। बाकी जो दो बचती हैं वो वेक्टर हो जाती हैं, ठीक है ना। दो कौन सी कहेंगे, दो अभी देख लेते हैं, दो अभी देख लेते हैं। इसके लिए क्या था कि सबसे पहला तो ये था कि कोई पार्टिकल मान लीजिए यहां से चलना शुरू किया, ठीक, यहां से चलना शुरू किया, एक्स वाई प्लेन में वो चल रहा है और इसको खूब मजा आ रही है। यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू दे रखा है, कुछ दूर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी वी हो गई, ठीक, आफ्टर टाइम टी। और ये मान लीजिए यहां से दूरी थी ये आर नॉट और इसके बाद ये हो जाएगी आर, ठीक, पूरी दूरी आर लेंगे, याद रखिएगा पूरी दूरी आर। आर में आर ना मतलब ये एक जैसे यानी यहां से ऐसे समझिए इसको, अभी हम बता रहे हैं। पहले तो इक्वेशन, एक पहली इक्वेशन लिख लीजिएगा फिर उसके बाद समझ में आएगा। पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास कि v इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी। अब देखिए x और y चूंकि दोनों में है तो आप यहां लिखते थे v y अगर कितना होगा तो कहेंगे u y प्लस उसके बाद a y t। ठीक इसी तरह से आपको vx पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, तो कहेंगे ux प्लस ax इंटू टी। मतलब इसका क्या हो गया, यानी एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, तो फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। मतलब ये कि इसके कंपोनेंट एक इधर की तरफ किया जाए और एक कंपोनेंट इसका इधर की तरफ किया जाए, यहां पर भी इधर की तरफ तो ये आ जाएगा ux और साथ में इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ, यहां हो जाएगा uy और साथ में इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ।
ये u कहां, ये v होगा ना भैया। चलिए एक्सीलरेशन तो वही रहेगा, चलिए इसको v x और ये a x और यहां v y और यहां a x। एक्सीलरेशन तो वही रहेगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है इसलिए एक्सीलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी ax और इधर की तरफ uy और ये ax। क्लियर है बात, दोनों बातें क्लियर है। इसको थोड़ा सा छोटा बना के लिख लीजिए, इसमें कौन सी बात है। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं नहीं, यानी एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में जब कंसीडर करेंगे तो एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन, उसके बाद साथ ही साथ इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन और फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। ये बातें आप यहां से देख लेंगे। क्लियर है, चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरी क्वेश्चन हमने क्या लिखी थी कि r इज इक्वल टू आर नॉट प्लस का उसके बाद क्या था, कहेंगे ये देखिए वेक्टर फॉर्म इसका लिखा गया था ut इसमें प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इस तरह से आपने लिखा था, इसको याद आ रहा है। इसमें दो चीजें शामिल थी, एक था आर। अब देखिए आर नॉट कितना, कहेंगे मान लीजिए किसी इनिशियल पहले पार्टिकल हमने जब अपना रेफरेंस ओरिजिन लिया तो ये यहां से पहले ही पार्टिकल यहां पर है, ये आर नॉट है, और यहां से लेके ये दूरी और है कुछ ये वाली, जिसको आप इससे कैलकुलेट करते हैं, ये इससे इससे यहां ए रहेगा, जी ना लिखिए ए रहेगा, ठीक है ना, ये इससे, ठीक, इससे कैलकुलेट करते थे। जब इससे कैलकुलेट करते हैं तो ये वाली दूरी मान लीजिए यहां से कितनी है, इसको कह दीजिए मान पार्टिकल ए पर है, फिर यहां बी पर पहुंच गया तो ए बी, तो ये ए बी है इतना, तो आपको ए बी और यहां पे क्या प्लस का आर नॉट मिल के आर हो जाएगा। यानी आर आर क्या है, कहेंगे इस ओरिजिन से ओ से लेकर बी की दूरी है आर नॉट, सॉरी आर कितना है आर, इस ओरिजिन ओ से लेकर बी की दूरी कितनी है आर। क्लियर है बात है इतनी, एकदम आराम से आर इज इक्वल टू आर नॉट, यानी आर नॉट पहले आप इतना वाला जोड़ लीजिए, फिर इसमें ये जो दूरी आप निकाल रहे हैं जहां से पार्टिकल आपका चलना शुरू किया गया है, यहां दे रखा है ना यू वेलोसिटी से, जिसमें कि एक्सीलरेशन ए है, ठीक, और टी टाइम में ये यहां तक पहुंच जाता है, टी टाइम में यहां तक पहुंच जाता है। तो ये चीज है यहां पे क्या कहेंगे, ये है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और प्लस इसमें आर नॉट और ऐड कर देंगे तो आप ओरिजिन से लेकर ओ बी तक, यानी ओरिजिन से लेकर यानी ओ बी पूरा ओरिजिन से लेकर बी पॉइंट तक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप लिखेंगे आर। आर इसीलिए क्या लिखा गया आर नॉट प्लस उसके बाद ए बी। तो आप इसमें दो चीजें पाएंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सब कुछ एक्स वाला लिख देंगे, यानी आर नॉट इन एक्स, है ना, आर नॉट इन एक्स डायरेक्शन प्लस का यू एक्स प्लस यू एक्स टी और प्लस ए एक्स टी स्क्वायर और यहां हाफ लगा देंगे, ठीक, क्लियर बात। इसी तरह से आर वाई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आर नॉट वाई और प्लस उसके बाद यू वाई इंटू टी प्लस हाफ उसके बाद ए वाई टी स्क्वायर। ये चीजें आप नोट कर लेंगे, हम लोगों ने यही किया अभी था, यानी डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा, यानी ये वाली दूरी और यहां से ये वाली दूरी। क्लियर है इतना। ये हमने मोशन इन कहां पढ़ा था, मोशन इन प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले लेक्चर में इसको पढ़ा था, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं, इसमें हमने क्या सीखा था, रिवर बोट प्रॉब्लम। तो इतनी बातें नोट करिए, आगे चलते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम। चलिए आगे अब बात आती है रिवर बोट प्रॉब्लम की, है ना, किसकी, रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम में दो केसेस थे और दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों सवाल अक्सर पूछे जा रहे हैं, ठीक। एक तो ये नदी है और ये नदी की जो धारा है वो इधर की तरफ बह रही है और कोई बंदा है जो ये इधर ऐसे तैर रहा है। बात को समझिए, पहला तो ये था, यानी कहां से कहेंगे ये जो इधर से ऐसे तैर रहा है एट एन एंगल थीटा, तो इधर की तरफ इसकी मान लीजिए बोट है तो ये हो जाता था बी बी कॉस थीटा और इधर की तरफ वी बी साइन थीटा, ठीक। और यहां से ये जो डिस्टेंस है वो दे रखा डी। ये तैर कर जाना चाहता था यहां पर और पहुंच जाता है यहां पर, क्योंकि इसके साथ वी आर लगा हुआ है। तो ए पॉइंट पर था, बी पर जाना चाहता था, पहुंच गया सी पर, यानी ये, ठीक। कई बातें इसमें बताई गई थी। पहला तो ये था कि यानी टाइम कितना लगेगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर, ठीक। नंबर एक, पहला तो यही था टाइम टू क्रॉस द रिवर,
इसको क्रॉस करने के लिए उसे कितना टाइम लगाना पड़ेगा या कितना टाइम लगेगा, ठीक, टी, टी इज इक्वल टू, तो कौन सा कंपोनेंट है जो इधर जा रहा है, कहेंगे ये वाला, तो इसका मतलब समय बराबर और चाल बराबर दूरी बटा समय से उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्या आ जाएगा, कहेंगे दूरी कितनी है, कहेंगे डी अपान वी बी साइन थीटा। अब चाह रहा है कि मिनिमम टाइम मेथड, तो मिनिमम टाइम कितना आएगा, कहेंगे मिनिमम टाइम आ जाएगा इसका मिनिमम टाइम यानी टी मिनिमम, इसको लिखते थे हम लोग सीधे सीधे, टी मिनिमम का मतलब कब आएगा, जब ये क्या करे, यानी यहां से एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री, तो इसका मतलब टी मिनिमम क्या आ जाएगा, कहेंगे डी अपान वी बी, कब, जब थीटा क्या हो 90 डिग्री। और आपको क्या कहना होगा, यानी स्विम करे क्या, जस्ट अपोजिट टू द बैंक, यानी स्विम जस्ट अपोजिट, ठीक, हमेशा अपोजिट की तरफ रहे, ठीक ना, अपोजिट टू दी बैंक, ठीक, इतनी बातें क्लियर है। अब इसके बाद जब ये इस टाइम से चलना शुरू किया तो ये पहुंच जाता है यहां पर, तो आपसे यानी ये वाली जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस x कितना मिलेगा उससे, यानी x इज इक्वल टू क्या आता था, कहेंगे x वी आर, और ये वाला टाइम आप इसमें लगा देंगे, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाए, यानी डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाए क्या, AC, डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट AC, तो आप क्या लिखेंगे, कहेंगे ये डी स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट आ जाता था, क्लियर है बात। अब दूसरा एक तरीका इसी में था, दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर मान लीजिए ये मिनिमम या शॉर्टेस्ट पाथ जो है फाइंड करना चाह रहा है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ पर पहुंचना चाह रहा है, यानी ए से ठीक अपोजिट बी पर पहुंचना चाह रहा है, यानी यहां से गया और यहां पहुंच गया, तो कहा जाता था कि ये जिधर की तरफ ये नदी बह रही है उससे ठीक अपोजिट कुछ एंगल बनाकर चले, तो हम लोग ये वाले एंगल को कैलकुलेट करते थे और बाकी फिर 180 में से हम माइनस कर लेते थे। तो अगर यहां से पूछा जाता था तो 90 में से माइनस करके बताते थे, यहां से पूछा जाता था तो ये 180 में से माइनस करके एंगल बता लेते थे, क्लियर है बात। इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक इधर की तरफ अगर ये VB है तो क्या हो जाएगा, VB cos थीटा, और इधर की तरफ हो जाएगा VB sin थीटा, दो कंपोनेंट इसके। अब हमें पता है कि इसको, इसका मतलब VB cos थीटा अगर VR के बराबर हो जाए तो ये वाला जो V sin थीटा है यानी VB sin थीटा यही नदी को क्रॉस करा देगा, तो इसका मतलब यानी ये वाला केस लिख लीजिए, नंबर 2 फॉर शॉर्टेस्ट पाथ क्या होना चाहिए, कहेंगे यहां पे VB cos थीटा इज इक्वल टू VR, और यहां से आप एंगल पता कर लेते थे कि किस एंगल से वो गुजरे, किस एंगल से तैरे, तो आप कहेंगे cos थीटा इज इक्वल टू VR अपान VB। एक तो ये आ गया। दूसरा चीज, दूसरी बात इसमें क्या हमने सीखी थी, दूसरी बात हमने सीखी थी तो फिर टाइम कितना लगेगा, तो उसमें टाइम लगेगा भैया, ये हो जाएगा D अपान VB साइन थीटा। दो चीजें हमने रिवर एंड बोट प्रॉब्लम में पढ़ी थी, ठीक, ये दो केसेस पढ़े थे, इन्हीं दोनों से खूब सवाल आए थे। एक तो ये था कि ये इधर से चल रहा, एक तो ये था सीधे चल रहा। तो सीधे चलने वाली केस तो यही है कि मिनिमम यानी एंगल, ये सीधे चलने वाला केस ये है सीधे चलने वाला केस, ये क्या कहेंगे, सीधा चल रहे, हमेशा ऐसे हमेशा ऐसे हमेशा ऐसे, ये वाला केस ये है, ठीक। और यहां क्या है, कहेंगे जब ये एंगल कुछ एंगल बना के, ये वाले बैंक से कुछ एंगल बना के ऐसे चलता है तो ये पहुंचता है यहां पे, यहां, ठीक। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे लगाए गए थे, इतनी बातें। तो टाइम कितना, कहेंगे D अपान VB साइन थीटा, मिनिमम टाइम कितना लगेगा उसे, कहेंगे D अपान VB, और कैसे तैरना होगा, कहेंगे जस्ट अपोजिट टू द बैंक, हमेशा कब, यानी यहां से ऐसे 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 हमेशा अपोजिट ही वो तैरे, ठीक है ना, कोई भी डायरेक्शन न ले, यानी न इधर जाए न इधर जाए, सीधा केवल और केवल हमेशा ऐसे ही चलता रहे तो वो क्रॉस कर जाएगा नदी को। लेकिन जब वो क्रॉस करेगा इस हिसाब से, तो यानी ये जो नदी की धारा है, यानी जो नदी की यानी पानी की जो स्ट्रीम की वेलोसिटी है, इसकी वजह से ये B पर न जाके C पर पहुंच जाता है। तो पूछा जाता है B से C तक की दूरी क्या होगी, तो आप x निकालेंगे, तो चूंकि इतने ही टाइम में ये यहां से यहां पहुंच रहा है तो इतने ही टाइम में आप यहां से यहां कह सकते हैं, बात तो सेम लगेगी भाई। एक ही आदमी, ऐसा तो है नहीं कि आदमी यहां से यहां पहुंचा तो फिर ऐसा तो कुछ कर नहीं रहा, फिर वो वापस यहां से यहां आ सकता है, उसकी मर्जी, ठीक। तो यहां से मिनिमम टाइम लगेगा T मिनिमम, और उसी T मिनिमम के हिसाब से हम x निकालेंगे तो VR इज इनटू D अपान VB आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए AC कितना होगा,
डिस्प्लेसमेंट ये ए और सी कितना होगा, तो हम कह देंगे डिस्प्लेसमेंट ए सी इज इक्वल टू, चूंकि ये हमें पता है ये वाली दूरी कितनी नदी की, डी है, चौड़ाई दे रखी है डी स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्स कहां से, कहेंगे ये वाला एक्स। ठीक, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या करना होगा, कहेंगे ये जिधर नदी बह रही है उससे, ठीक है ना, कुछ जिधर नदी बह रही है उसके ठीक अपोजिट वाले डायरेक्शन में आपको चलना होगा, अपोजिट, और कुछ एंगल बनाकर ऐसे, जैसे इसमें दिखाया गया यहां पर, यानी वो ऐसे तैरेगा तो ये देखिए धीरे 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 नदी की जो ये वाली धारा है इसको यहां पर ले आके पहुंचा देगी, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ पे पहुंच जाएगा। क्लियर बातें, यानी ये ऐसे जाने के बजाय ये इधर की तरफ धीरे धीरे पहुंच जाएगा, और ये डिस्टेंस आपको पता है ये डी दे रखी है। तो ये रहा रिवर बोट में। ठीक इसी तरह से वो उसमें रेन अम्ब्रेला छाता, इसमें भी वेक्टर का ही काम था, आप सही डायरेक्शन लगाएंगे। और रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, उसमें भी एक ही बात थी, रिलेटिव हमने पढ़ा था ना, रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, उसमें क्या सीखा था, उसमें यही सीखना होता है सिर्फ और सिर्फ कि आप जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चाहिए उसी को माइनस करना है, जिससे आपको तो निकालना है। जैसे आपसे कहा जाए एक कार ए है एक कार बी है, तो बी की वेलोसिटी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आपको किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया, ए के रिस्पेक्ट में, तो यानी VB माइनस VA इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी। ठीक, इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन, अब हमने क्या पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। पहली चीज तो हमने पढ़ा था टाइम ऑफ फ्लाइट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, अब हमने क्या पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में सारी चीजें एकदम क्लियर थी। आपसे ये कहा जाता था कि कोई पार्टिकल है, इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया गया एट एन एंगल थीटा पर, आप इसको यू कह लीजिए, इधर की तरफ आ जाइए थीटा है तो यू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, इधर की तरफ यू साइन थीटा हो जाएगा, और ये इधर की तरफ आपको कहा जाता था एक्स वाई कंपोनेंट, ये एक्स का कंपोनेंट, ये वाई का कंपोनेंट वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है बात। और यहां पर जो ये बताया जाता था, ये देखिए इस तरीके से ऐसे ये आ जाएगा u, और ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, और यहां से कंपोनेंट करेंगे तो ये हमेशा u cos थीटा ही रहता है, और यहाँ u y आ जाएगा, u y डैश कह लीजिए, जो यहां पर रहेगा वही यहां पर भी रहेगा। इसको u y केवल डायरेक्शन का मामला है, याद रखिएगा। यहां पर जब ये यहां जमीन पर ठीक ये सेम लेवल पर, ये लेवल सेम रहेगा तब, है ना। अगर ये लेवल ये है, ये नीचे हो जाएगा तो मामला बदल जाएगा, ये लेवल सेम रहना चाहिए। ठीक, तो ये u cos थीटा और यहाँ पे u sin थीटा, यही लिखते थे। ठीक है, क्लियर बात है इतनी। अब इसमें बहुत सारी चीजें पूछी गई थी। एक तो ये कि फ्लाइट टाइम कितना लगेगा, तो आप यहां से कहते थे T1 का और T2 का टाइम दोनों को ऐड करके निकालना होता था। ठीक है ना, यानी ऊपर जाने में लगा समय और नीचे आने में लगा समय, और h मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, और यहां से यहां ये रेंज कितनी होगी, इतनी चीजें हमने पढ़ी थी इसमें। तो टाइम ऑफ फ्लाइट नंबर 1, पहला हमने क्या सीखा था, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T से अगर इसको डिनोट किया जाए तो हमने सीखा था 2u sin थीटा बाई g होता है, और इसमें भी दो चीजें होती हैं, एक तो T1 और एक T2, और दोनों सेम होती हैं, कहेंगे u sin थीटा बाई g अपान, इसमें भी u sin, और दूसरा भी T2 भी u sin थीटा अपान g। क्लियर है। नंबर 2, दूसरा हमने क्या सीखा था इसमें, मैक्सिमम हाइट, यानी h मैक्स, ये वाला h मैक्स। ठीक, यानी इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, याद रखिएगा, मैक्सिमम हाइट, जिसको हम लोग क्या कहते थे, h मैक्स क्या आता था, कहेंगे कैसे निकाला गया था इसको, कहेंगे वहां वो वाले फार्मूले से, कहेंगे ये वाला जो फार्मूला था ना, यहां से ये वाला, किसी पार्टिकल को अगर इनिशियल वेलोसिटी u से फेंक दिया जाए तो आपसे पूछा जाए h कितना होगा, यानी इसका मतलब जब तक फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाएगी तब तक ये चलता रहेगा। इसका मतलब कौन सा फार्मूला लगाए थे, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, याद आ रहा है कुछ, माइनस 2gh, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मोशन, क्या हो रहा है मोशन यहाँ पे, यानी अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के ठीक अपोजिट हो रहा है,
ठीक, तो यही चीजें यहां पे रख के आपको क्या मिल जाएगा, एच मैक्स। तो क्या हो जाएगा, कहेंगे यू साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए अपान 2g कर दीजिए। क्या कर दीजिए, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए अपान 2g कर दीजिए। और आप लिख लिए थे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। क्लियर है बात। चलिए तीसरा इसी में आया था रेंज। अच्छा एक चीज और, अब एक चीज ये बताई गई थी, अगर थीटा क्या कर दिया जाए, 90 कर दिया जाए, थीटा अगर 90 हो जाए तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर जो हाइट मिलती थी वो एच मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता था, एच मैक्स तब आता था यहाँ पे यू स्क्वायर अपान 2g। और इसको हम लोग क्या बोलते थे, मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाता है ये इन वन डायरेक्शन, यानी वन डायमेंशन, मोशन अंडर ग्रेविटी इन वन डायमेंशन। याद आ रही बातें, कुछ याद आएगी, सब याद आएगा धीरे धीरे। वन डायमेंशन अभी तो ये जैसे ये क्या है, बेसिक तरीके हैं रिवीजन करने के, बेसिक तरीके हैं पढ़ाने के, अभी बहुत आराम से चल रहा है। फिर आपको एक ही बार में बताएंगे कि कितनी स्पीड और कितने वेलोसिटी पूरे फिजिक्स में हमने पढ़े, फिर कितने मोमेंटम पूरे फिजिक्स में हमने पढ़े, कितने फोर्स पूरी फिजिक्स में हमने पढ़े, कितने वर्क पूरी फिजिक्स में हमने पढ़े, कितनी काइनेटिक एनर्जी हमने फिजिक्स में पढ़ी, कितना मतलब एनर्जी का पूरा एकदम सब कुछ, कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा। यानी फर्स्ट चैप्टर से लेके यानी क्लास 11th और क्लास 12th की दोनों बातों से बात करेंगे कि कितने टाइप के फोर्स हमने पढ़े। जब वो वाला रिवीजन चलेगा तो एकदम उसके बाद बहुत सारे देखिए रिवीजन के कई तरीके हैं, कितने ऐसे फार्मूले हैं जिसमें स्पीड आता हो, कितने ऐसे फार्मूले हैं जिसमें डिस्टेंस आती हो, कितने ऐसे फार्मूले जिसमें टार्क आता हो, कितने ऐसे फार्मूले जिसमें टाइम आता है। इस तरह से जब फिजिक्स का रिवीजन होगा तूफान मच जाएगा। क्या मच जाएगा, तूफान मच जाएगा। खैर कोनो बात नहीं। तीसरी बात नंबर 3, उसके बाद क्या पढ़ा था, कुछ छूट रहा का नहीं। चलिए तीसरी बात हमने पढ़ी थी रेंज की। तो रेंज के दो फार्मूले आए थे और वो दो फार्मूला कौन थे, आर है यानी यू कास थीटा इंटू टी, यू कास थीटा इंटू टी का मतलब ये वाला। तो आर इज इक्वल टू यहां से आप लिख देंगे कितना, यानी यहां पे तो कैसे लिखे थे, चलिए 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। एक तो ये बन गया था। बेसिक्स चीजें आपके क्लियर रहेंगी तो सारी बातें एकदम परफेक्ट होंगी। देखिए क्या करना था, यू कास थीटा इधर वाली वेलोसिटी है, टाइम जितना लगेगा वो टाइम यहां लगेगा, वो टाइम ये है, यानी यही इन्हीं का आपस में मल्टीप्लाई कर देना होगा, आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। डिस्टेंस पूछा गया था इसमें, है ना। चलिए अब यहां पर क्या वो वाला फार्मूला लगाया गया था साइन का, और आ गया था ये कितना, कहेंगे यहां पे यू स्क्वायर, उसके बाद साइन स्क्वायर, ना ये हाइट थोड़ा निकालना है, इसको इधर ले आइए, इधर लिख दें क्या, चलिए यहां लिख दीजिए आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना। रेंज की बात है, रेंज की बात है। मैक्सिमम रेंज कम मिलती थी आर मैक्स के लिए। चलिए नीचे दिख रहा है, न दिख रहा हो तो यहां लिख दीजिए फॉर मैक्सिमम रेंज, जो एंगल होगा वो कितना होता था 45 डिग्री, और जो आर मैक्स आता है वो कितना आता है, कहेंगे यहां पे देखिए यू स्क्वायर बाई जी, क्योंकि यहां जब थीटा 45 डिग्री रखेंगे तो 45 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, कहेंगे यहां 2 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद 90 हो जाएगा, और साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है ना, साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये सब मान न मान मैं तेरा मेहमान यू स्क्वायर बाई जी आ जाएगा, बोलिए हाँ आ जाएगा, अरे मतलब काटा कुटी थोड़े ऐसे ये आ जाएगा। अब इसमें और इसमें क्या रिलेशन होगा, इस वाले में और इस वाले में क्या रिलेशन है ना, इसमें और इसमें रिलेशन है, तो इसको भी लिख लीजिए, पहले इतना नोट करिए फिर आगे चलिए। चलिए आगे रिलेशन बिटवीन आर मैक्स एंड एच मैक्स, इसके बाद यही लिखा गया था, हाँ यही है, ठीक। रिलेशन बिटवीन आर मैक्स एंड एच मैक्स क्या आता था भैया, एक ही लाइन में थी बात, 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स, तो आर मैक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स। ये कितना आता था, कहेंगे ये आता है भैया यू स्क्वायर बाई जी, और ये कितना आता है,
कहेंगे यहां पे यू स्क्वायर बाई 2g, ये इसके लिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? बिल्कुल क्लियर है बात? नहीं, चलिए अब आगे चलते हैं। यहां पे रेंज कब? थीटा पर और 90 माइनस थीटा पर। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल्स एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा पर, ठीक ना, विल बी सेम। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया था? कहेंगे ऐसे, या तो एक ही में या तो दूसरे में। ये देखिए थीटा है तो दूसरा ऑटोमेटिक 90 माइनस थीटा हो जाएगा, कोई भी एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यानी ये रेंज सेम मिली थी। और रेंज क्या लिखे थे हम लोग? r इज इक्वल टू r डैश, इसका रेशियो भी कितना? 1:1। कई बार रेशियो सवाल में पूछा गया है। ठीक, कई बार रेशियो सवाल में पूछा गया। याद आ रहा है सब सवाल वाल सहित? चलिए अब हम लोग क्या पढ़े थे, उसके बाद हम लोग पढ़े थे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल प्रोजेक्टेड पार्टिकल है, जिसमें हम लोग सीधे सीधे प्रोजेक्टाइल लिखे थे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल है ना, एट एनी टाइम t। ठीक, कैसे निकाला गया था ये? कहेंगे कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग तो था नहीं अपने पास, तो हम लोगों ने दिमाग लगाया कि कैसे क्या किया जाए। मान लीजिए यहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया गया है और ये कुछ टाइम बाद यहां पहुंच गया, तो हमको पता है ये वाला कंपोनेंट तो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ ई वाला बदल जाएगा, यू वाई डैश। बस इसका मतलब यू एक्स हमेशा रहेगा वही, और यू वाई के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया था? कहेंगे ये वाला, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये वाला। लेकिन ये तो हाइट के लिए यूज किया गया था, हाइट का टर्म इसमें नहीं है, इसलिए इसको छोड़िए। दूसरा वाला v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये ज्यादा सही। ठीक, ये वाला इस्तेमाल किया गया, ठीक है ना, वो हाइट के लिए इस्तेमाल किया गया था, एट एन हाइट, जब वेलोसिटी एट हाइट h ऐसे पूछा गया था तब। और यहां पे क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t। ठीक, मान लेते टी टाइम बाद ये यहां से यहां पहुंच गया, तो ये यहां से यहां जब पहुंचता था तो देखिए यहां पर ये, इसको हम लोग ऐसे कर लेते थे, ये वाला एंगल अल्फा होता है, और यहां से जब ये एंगल पूछा हो जाए तो कहेंगे इसको, अगर मान लीजिए क्या कह लीजिए, और चूंकि ये पहले से ही थीटा है तो ये तो थीटा पहले से रहेगा, और इसको कह लीजिए बीटा, तो ये जो एंगल होता था इसको बोलते थे एंगल ऑफ एलिवेशन। याद आ रहा है कुछ? इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। इस पे भी हम लोगों ने सवाल, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है उन्नयन कोण, ऊपर देखने वाला कोण, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर आपको याद हो तो। ठीक ठीक ठीक, ये कुछ कहानी थी। तो इस कहानी के लिए, तो इसका मतलब इसमें जो यू एक्स है वो क्या रहेगा? कहेंगे यू कॉस थीटा ही रहेगा, और जो यू वाई डैश है वो हो जाएगा कितना? यू वाई डैश इज इक्वल टू, कहेंगे यू साइन थीटा माइनस का जी टी, यहां से। ठीक, तो इससे हम क्या निकालेंगे? जो v है, इस समय जो v पूछा गया है ये, तो v का दो फॉर्म बनेगा, इसका सीधे सीधे मैग्नीट्यूड वेक्टर पूछा जाएगा तो वेक्टर वरना मैग्नीट्यूड, i और j इसमें लगा देंगे तो वेक्टर फॉर्म बन जाएगा। तो इसका मतलब इसका वेक्टर फॉर्म जब हम लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? कहेंगे यहाँ पे u cos थीटा और यहाँ i कैप, उसके बाद यहाँ पे प्लस का u sin थीटा माइनस जी टी, एक ब्रैकेट में करके इसको j कैप, और फिर इसके बाद हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो आप कह देते थे मैग्नीट्यूड जो आएगा कहेंगे यू एक्स का स्क्वायर कर लेना होगा, साथ में यू वाई डैश का स्क्वायर कर लेना होगा। ठीक, यू वाई डैश का स्क्वायर कर लेना होगा। और ये जो एंगल अल्फा है इसको निकाला जाए तो कहेंगे टेन अल्फा, यहां से निकल के आएगा टेन अल्फा, ये वाला, यानी ये वाली वेलोसिटी जो यू वाई डैश है अपान यू एक्स कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, और इसको करेंगे तो कितना आएगा? कहेंगे यही सब कुछ, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना ये वाला, यानी ये वाला, इसको यहां पे रख देंगे यू साइन थीटा माइनस जी टी अपान यू कॉस थीटा। ठीक,
क्लियर है बात? नई बात क्लियर हो गई, अपॉन जीटी, इस तरीके से। तो ये चीज एक पढ़ ली थी हमने। अब आती है बात वेलोसिटी एट एनी हाइट h, वेलोसिटी एट एनी हाइट h, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए रिवीजन का मतलब सब कुछ एक बार देख लेना, समझ लेना कि क्या क्या हमने पढ़ा था, किन किन बातों का सवालों में इस्तेमाल हुआ था, ये सारी चीजों को सीखने को ही रिवीजन कहते हैं। और ये चीजें हमें याद रहनी चाहिए। अब ये याद कैसे हो, सवाल आएगा ना कि भैया याद कैसे करें, है ना? तो इसको भैया लिख लिख के, रट रट के, बोल बोल के एकदम याद करना पड़ेगा। ये अब ये तो याद रहेगा, ये वाले के लिए केवल थोड़ा सा दिमाग ट्विस्ट करेंगे काम बन जाएगा। तो इसका मतलब ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है कहीं पर। अपना दिमाग जब लगाएंगे, जो नहीं है उसको जब लगा देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसका दिमाग लगाएंगे तो सब कुछ ठीक ठाक बैठेगा। जो यहाँ नोट्स में पढ़ाया जा रहा है वो जो एनसीईआरटी बुक से, उसका दिमाग लगाएंगे तो ठीक ठाक बैठेगा, सब कुछ सवाल अच्छे अच्छे से निकल जाएगा। जहां अपना दिमाग आप लगा लेंगे, अरे मुझे तो ये आता है, बस वहीं पे चलो चलो चलो, बहुत हो गया। बात समझ रहे हैं? इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इसको नोट करिए। चलिए अब हम बात करेंगे वेलोसिटी एट एनी हाइट h। ये देखिए लिखने और वो वाला टाइम हम हटाते हैं इसमें, है ना? तो वेलोसिटी एट एनी हाइट h, किसी हाइट h, इसको स्मॉल h कर लीजिए, किसी हाइट h पर। मतलब ये कि अगर मान लीजिए पार्टिकल यहां से इसको प्रोजेक्ट कर दिया गया और कहीं किसी हाइट h पे ये पूछा जा रहा है, तो आप अब एकदम बिल्कुल समझदार लोग हैं। ये वाला एंगल बड़ा वाला जो होगा वो होगा थीटा, और यहां से ये देखिए इधर की तरफ इसको बना ले, और ये वाला और ये, तो यहाँ पे अब की बार यू वाई डैश हो जाएगा। ये यू कॉस थीटा जो कभी नहीं बदलता वो रहता है यू कॉस थीटा। ये आपका मतलब देखिए एक चीज होता है ना कि इसने मुझे धोखा दे दिया, भैया वो धोखा इसलिए दिया कि यू कॉस थीटा नहीं था, वो यू वाई वाला हमेशा, जो वाई वाले होंगे वो हमेशा धोखा देंगे, कम ज्यादा होते रहते हैं। आप अगर यू कॉस थीटा से दिल लगाएंगे तो आपका समझ लो जीवन पार। तो आपको किससे दिल लगाना है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना? सोच समझ के कि आप किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, और एक्स डायरेक्शन सही डायरेक्शन। बात को समझिए, एक्स डायरेक्शन क्या है, सही डायरेक्शन है, इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएंगे। चलिए तो अब क्या बचा, अब यहां पर वो वाली चीज फॉलो होगी, कौन सी? कहेंगे ये वाली, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2gh, क्योंकि अब की बार हाइट की बात आई है, अब की बार हाइट की बात आई है। ठीक, तो यहां पर अब सब क्लियर है और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ux कितना हो जाएगा, तो कहेंगे ये हमेशा वही रहता है, ये कभी जो ना बदले। समझिए आंधी तूफान बरसात, बात को समझ रहे हैं? जो कभी साथ नहीं छोड़ेगा वो हमेशा रहेगा यू कॉस थीटा। आप चाहे जितना ऊपर उड़ जाइए, चाहे जितना नीचे गिर जाइए, ये कभी साथ नहीं छोड़ेगा। ज्यादा दिल पे मत लीजिए, प्रोजेक्टाइल का है, एकदम बड़े भावुक हो जाते हैं, अरे बेवजह। चलिए यू वाई डैश कितना आएगा, कहेंगे रूट में कितना, यू साइन थीटा, ठीक, का होल स्क्वायर, और माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 2gh। जब ये दोनों बातें निकाल लेंगे तो आप ये b नहीं निकाल पाएंगे, अरे खूब दबा के निकाल लेंगे, अरे काहे नहीं निकालेंगे। चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कहेंगे भैया ये जो आएगा x वाले का यानी ux का, मतलब ये x वाले का ये, और ये u y डैश जो आएगा इसका स्क्वायर कर देंगे। और जब ये पता चल जाएगा तो क्या ये अल्फा नहीं निकाल लेंगे, इस वाले को अगर अल्फा कहा जाए तो ये नहीं निकाल लेंगे, और ये क्या आ जाएगा, कहेंगे भैया ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा जेईई मेंस वाले, देखिए जेईई मेंस वाले बड़े मतलब वो टाइप के होते हैं, मतलब मजा लेते हैं वो बच्चों का, जरा इनसे मजा लो यार, इनका बहुत पढ़े। वो ये सब नहीं पूछेंगे, कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन इतना दे रखा है और टाइम इतना दे रखा है, तो बताइए ये वाई वाला कंपोनेंट कितना है, गजब मजा लेते हैं हम लोग। तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा नीट वाले क्या है ना कि नीट वाले ये सोचते हैं, एनटीए में जो नीट का एग्जाम कराते हैं वो ये सोचते हैं अरे बच्चे हैं, बाबू हैं सब, उनका दिमाग अरे बाबू को पूछ लो आता है, वो हल्के हल्के पूछेंगे, बाबू से रेंज पूछवाएंगे, कहेंगे बाबू से रेंज का पता कराओ यार, है ना? वो समझते हैं एलकेजी का बच्चा, वो रेंज पूछेंगे, हाइट पूछ लेंगे, चलो ठीक है हाइट बता दे बाबू, और जो बाबू काबिल बनता है कह देते हैं एक प्लेनेट ये है, एक प्लेनेट ये है, बताओ बाबू यहाँ पे, है ना, जी की वैल्यू, मतलब सबके लिए सेट कर रखे हैं। तो चलिए खैर अब ये आएगा, ये
तो यहां से आप ये निकाल लेंगे और tan अल्फा भी आप निकाल लेंगे। tan अल्फा क्या करेंगे तो कहेंगे ये आप ऐसे कर लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत? चलिए अब क्या पढ़ा था हम लोगों ने, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है तो आपको पता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमने पढ़ी थी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये रहा एक्स और वाई वाला प्लेनमा और इसमें इस तरीके से ये जा रहा है, ठीक, ये एंगल है थीटा और का और कुछ था, ये है यू और कुछ, बाकी सब ठीक है, बाकी कुछ नहीं था। चलिए तो इसके लिए y इज इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग, एक तो लिखे थे क्या x tan थीटा, सीधे सीधे फॉर्मूला x tan थीटा माइनस का उसके बाद हाफ जी एक्स स्क्वायर नीचे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें से जब tan थीटा पूरे में से कॉमन ले लिए थे तो क्या आया था, कहेंगे x tan थीटा, यानी x tan थीटा जब कॉमन ले लिए थे तो यहां 1 माइनस एक्स बाई आर आया। इसका बड़ा यूज हुआ था इसका, और ये कहते हैं ये पैराबोला की इक्वेशन है, यानी ये देखिए पैराबोला बन जाता था। और पैराबोला के लिए जो इक्वेशन लिखी जाती थी वो y इज इक्वल टू कहेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस माइनस वहां जो भी लगा लीजिए। बात समझ रहे हैं? इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा था। अब उसके बाद पढ़ा था रिलेशन बिटवीन हाइट एंड फ्लाइट टाइम, और वहां जो लेक्चर में पढ़ा वहां सिर्फ टाइम लिखा है, उस टाइम को बना लीजिए फ्लाइट टाइम, वरना आप दिमाग लगाएंगे कि टी टाइम बात पूछा है तो हाइट तो आप एच तुरंत निकाल, गलत हो जाएगा, है ना, वहां टाइम लिखा है उसको कर दीजिएगा फ्लाइट टाइम। लेक्चर में जाइए अपने कॉपी में उसको नोट जहां किए हैं उसको कर दीजिए क्या, फ्लाइट टाइम। तो दो बातें यही कर ले, यहीं पे चलिए यहीं कर लेते हैं, यहीं पे मतलब आप इसको ऐसे लिख रहे आ रहे हैं, इसी के नीचे लिखिएगा जो हम यहां लिखने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन हाइट एंड, यहां टाइम लिखा है ना तो इसको फ्लाइट टाइम कर लीजिए, फ्लाइट टाइम, और क्या हो जाएगा कहेंगे यहां से, अब देखिए h इज इक्वल टू हाइट और फ्लाइट टाइम में रिलेशन, समझ रहे बात, इसको h इज इक्वल टू 1/8, ठीक, और इंटू क्या g और एक कैपिटल T स्क्वायर, ये बन जाता है। दूसरा इसी तरीके से क्या था, रिलेशन बिटवीन h मैक्स एंड r, रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज, ठीक है ना, तो इसको लिख लीजिए रिलेशन बिटवीन h मैक्स, ये बहुत सारे सवालों को एक साथ सॉल्व करते हैं ये दोनों, ठीक है ना, एंड r का मतलब रेंज, इसमें क्या था कहेंगे ये था h मैक्स अपान r, h ऊपर आता r नीचे आता, अल्फाबेट में ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक, इज इक्वल टू क्या कहेंगे tan थीटा भैया बाई 4, tan थीटा बाई 4, समझ आ रही बात? चलिए आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक है इसमें रिवाइज करने के लिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, इतनी बातें नोट कर लीजिए। अब बात आएगी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की, मतलब हाइट h पे चढ़कर किसी मीनार की चोटी पर चढ़कर उसने ऐसे फेंक दिया, हिंदी में सवाल ऐसे ही बनता है, ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब इसमें क्या था, बहुत सारी बातें इसमें भी थी, ये h हाइट आपको गिवन है और इस पे चढ़ के एक लड़का जो है बदतमीज मतलब वो ऐसे फेंक दिया, ठीक, तो ये वाली u जो कभी नहीं बदलेगी वो हमेशा u cos थीटा मतलब x डायरेक्शन वाली रहेगी। तो यहाँ पर भी वही, अब देखिए ये क्या हुआ, ये ऐसे चला गया तो यहाँ पर ये u y हो जाएगा और ये u रहेगा। तो आपसे ये भी पूछा जाता है, मान लीजिए ये एंगल कितना बना लिया है इसको अल्फा, ठीक है ना, और इसको यू वाई कह लीजिए, ये रेंज पूछा जाएगा और टाइम पूछा जाएगा, दो चीजें इसमें पूछी जाएगी, और वो वाला अल्फा पूछा जाएगा, यू हमेशा यू ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो सबसे नंबर एक यू एक्स हमेशा इसमें यू रहता है, इस बात को यही लिख लीजिए बस। नंबर एक फ्लाइट टाइम, फ्लाइट टाइम का मतलब यहां से कोई पार्टिकल है जो कि ये धीरे धीरे यहां आ गया, मतलब ये ऐसे आ गया तो कितना टाइम लगेगा, तो यही चीज है फ्लाइट
टाइम। तो फ्लाइट टाइम t इज इक्वल टू, अब देखिए फ्लाइट टाइम के लिए क्या, अब वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? तो वहां से जो टाइम आ रहा है वो कितना आ रहा है, कहेंगे रूट 2gh बाई जी, सॉरी रूट 2h बाई जी, 2gh हमने बोला ना, गलत है, वो 2h बाई जी, 2h बाई जी। चलिए अब नंबर 2 आपसे क्या पूछा जाए, इसी में रेंज पूछ ली जाए, रेंज, दूसरा रेंज पूछा गया, रेंज, रेंज के क्या हो जाएगा, कहेंगे u इंटू टी, और टी का मतलब यही 2h बाई जी। और क्या आपसे पूछा गया है, नंबर 3, तीसरी बात क्या पूछी गई है, तीसरी वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, वेलोसिटी विथ विच, या सीधे सीधे वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, ज्यादा अंग्रेजी बनेंगे तो सब गड़बड़ा हो जाएगा, यानी किस वेलोसिटी से ये टकराएगा, ये है v, ठीक, इस v को पूछा गया है। तो v को पूछा गया है तो भैया u y निकालना पड़ेगा, तो इसका मतलब u x जो आएगा वो u ही रहेगा और v y निकालना पड़ेगा। तो h हट जाने के बाद अब यहाँ पे रूट 2gh लगा लेंगे, है ना, h हाइट क्रॉस करने के बाद मोशन अंडर ग्रेविटी हो जा रहा है ना, ये इस वाले डायरेक्शन में, जो y वाले डायरेक्शन में है वो क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी हो जा रहा है, तो वही सब चल रहा है। इसका मतलब v जब निकालेंगे तो क्या लिख देंगे, कहेंगे यहां पर, अच्छा यही, हाँ मैग्नीट्यूड, v निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे ये, इसका वेक्टर फॉर्म बनाना ना भूलिएगा, ux स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, vy नहीं uy कर लीजिए, जो लिखा है वही करिए, ठीक, ये आ जाएगा। अल्फा भी निकाल लेंगे, तो tan अल्फा अगर उसमें तो कौन सी बड़ी बात है, ये वाला आपने निकाल ही लिया है तो uy आ जाएगा अपन ux कर लीजिएगा, वैल्यू निकाल आंसर में रखते जाइएगा, आपको आंसर में इसकी वैल्यू दे रखी रहेगी, इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे, यानी इसका स्क्वायर कर लेंगे फिर इसका स्क्वायर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। वैसे यहां रखेंगे तो 2gh रख देंगे, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे क्या चीज पढ़े थे हम, वेलोसिटी एट एनी टाइम t और डिस्प्लेसमेंट और ट्रेजेक्ट्री। चलिए इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं। चलिए इसी केस में कहा जा रहा है कि वेलोसिटी एट एनी टाइम t और उसके बाद ट्रेजेक्ट्री बता दीजिए और डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए, ठीक। तो मिटा दिया, बना देते हैं, ये देखिए ऐसे ही बना था, इधर की तरफ u, ये हमेशा u ही रहेगा। मान लीजिए t टाइम पर ये है इसका डिस्प्लेसमेंट a से b पॉइंट पर, मान लीजिए ये r है, कितना है r, तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t से पूछा गया, ये हाइट आपको गिवन है, ठीक, यही है ना। अच्छा ये यहां बना है, ये यहां, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मतलब ux क्या रहेगा, यानी वेलोसिटी एट एनी टाइम t हम पढ़ने जा रहे हैं, वेलोसिटी एट, एकदम सेम उसी तरह से करना है कि मतलब कोई नई चीज थोड़ी कर रहे हैं, बार बार अभी मोशन ही, जो मोशन का चैप्टर जो चल रहा था वही चल रहा है अभी, यानी काइनेमेटिक्स ही पूरी चल रही है। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है बिना फोर्स के। देखिए फिजिक्स में क्या है, चलिए पहले सब पढ़ ले फिर बात करते हैं, एक मजेदार है ना, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, तो हमसे क्या पूछा गया, तो इसका मतलब ux तो u ही रहेगा, uy आपको निकालना पड़ेगा, ये जो uy जो है जिसको आप uy बार बार कह रहे हैं वो निकालना पड़ेगा, और ये v आपको तब बताना रहेगा, ठीक। तो uy के लिए क्या करेंगे, टाइम दे रखा, तो टाइम दे रखा तो क्या हो जाएगा, इनिशियल तो 0 यानी वो वाला लगाएंगे ना, gt वाला, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, यहाँ क्या आ जाएगा gt, और यहां से v जो डायरेक्ट निकालेंगे वो आंसर आ जाएगा कितना, यानी इसका स्क्वायर और प्लस का gt का होल स्क्वायर। और ये एंगल आपसे पूछा जाए, अक्सर एंगल पूछता ही है, काहे छोड़ देगा, कहीं आपको मतलब कोई बहुत बड़े नेता है का है, gt बाई u। और क्या आपसे पूछा जाएगा, बस, और क्या, बस हो गया। और हाँ डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट r ये जरूरी है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसका मतलब यहां से यहां कितना गया ये पता करिए, यानी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, यहां से यहां ये वाली दूरी पूछी जाएगी, यानी rx और ry, जब ये निकाल के आप लाएंगे तो आ जाएगा इतना, यही किया गया बिल्कुल, ठीक है ना।
सही तो बनाए हैं, सही है। चलिए इसका मतलब r कितना हो जाएगा, कहेंगे ये। अब ये वाली दूरी भैया ये कैसे कहेंगे, u में t का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। यानी क्या हो जाएगा, और इसका आपको डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, कहेंगे ux इंटू टी का होल स्क्वायर और प्लस हाफ gt स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कहां से आया, चलिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो है आर एक्स जो कि है u इंटू टी, और एक है आर वाई जो कि आर वाई क्या है, कहेंगे नीचे जाती हुई, तो ये नीचे के लिए क्या होता, यानी यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाफ जी और टी स्क्वायर। ठीक, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y से डिनोट किया गया है, y इज इक्वल टू आया है हाफ और उसका जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर, इसको नोट कर लीजिए। अब बात बस यहीं तक पड़ा था, बाकी तो ये सवाल है, बाकी तो नहीं। एक चीज और अभी, चेंज इन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, इसको नोट करिए। अब आगे चलते हैं, चेंज इन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, इसको नोट करिए। चलिए अब बात करेंगे चेंज इन मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, है ना। दो केस बनते हैं इसमें, इसका शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा ये, इसमें थोड़ा लेंदी लिख दिए हैं हम, लग रहा है। ये है यू से एम मास का पार्टिकल है, और यहां है ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक, तो आपको पता ही है इसमें क्या करना है, यू कॉस थीटा इधर की तरफ और यहाँ पे यू साइन थीटा। और आपसे पूछा गया है जब ये यहां पहुंच जाए एक बार, तब जब यहां पहुंच जाए तब, तो इसको कह दीजिए ए बी और ये सी पॉइंट, इस तरह से नाम दे लीजिए। पीछे वाले में नाम दिया था हमने, नहीं दिया था। यहां हो जाएगा यू साइन थीटा जो कि माइनस में, और इधर की तरफ जो रहेगा वो हमेशा यू कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक, मास एम ही है, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, इसको आप इस तरह से आगे बढ़ाएंगे तो ये मिलेगा ये। ठीक है, मतलब टेंजेंट डालेंगे कर्व पे, टू डायरेक्शन बताएगी वेलोसिटी की। क्लियर बात है इतनी। तो आपसे पूछा गया चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन और चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, यानी चेंज इन मोमेंटम आपसे पूछा गया किसके किसके बीच, ए और बी पर। अच्छा ये, हाँ ठीक, चेंज इन मोमेंटम कहां पर, ए एंड बी के बीच, यानी ये पार्टिकल यहां है, पार्टिकल वहां है, तो क्या आता है, कहेंगे डेल्टा पी, इसका एक वेक्टर फॉर्म आ जाएगा कितना, माइनस का 2mu साइन थीटा जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो डेल्टा पी इज इक्वल टू 2mu साइन थीटा, सिर्फ इतना। ठीक है, क्लियर बात। और देखिए चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन ऑलवेज जीरो, इस बात को लिख लीजिए। चेंज इन ए सी में तो आएगा ना, ए सी करिए इसको, ए से सी वाले में ये यहां जाएंगे तब नहीं, ये माइनस यू वाला आ रहा है, ये वाला ये हो जाएगा, यही चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन जीरो आएगा, और चेंज इन मोमेंटम इन पी डायरेक्शन ये आ जाएगा। ठीक, ये होगी पहली बात, ए सी के बीच आपने निकाल लिया। दूसरी चीज आपसे पूछा जाए, यानी पार्टिकल ए पे था फिर बी पे था, तो चेंज इन मोमेंटम, यानी एट हाईएस्ट पॉइंट, सॉरी मतलब ए पे है फिर सी पर है, तब हमने निकाला है ना, सेम लेवल पे है ये, यहां से यहां तक, और यहां हाईएस्ट पॉइंट पर पूछा जाए तब, तो चेंज इन मोमेंटम कब, जब पार्टिकल कहां पहुंच जाए, यानी एट बी पर। चेंज इन मोमेंटम ए एंड बी के बीच, अब आ जाएगा ये दूसरा नंबर। ठीक, तो इसको हमने कैसे पढ़ा रखा था, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चली है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना, माइनस का एम यू साइन थीटा, यहां 2 लगाए हैं, यहां 2 नहीं है। ठीक, तो डेल्टा पी जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ जाएगा, कहेंगे एम यू साइन थीटा, सिर्फ इतना। क्लियर बात है,
यही दो बात हमने सीखी थी। तो चेंज इन मोमेंटम, ठीक, एट हाईएस्ट पॉइंट। अब आती है बात काइनेटिक एनर्जी की। अब आती है बात काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, यानी इनिशियली का मतलब जब कहां पर है, वो ए पर, मतलब वो ए पर है। तो काइनेटिक एनर्जी हमने कितनी मानी? काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सीधे सीधे यू स्क्वायर करिए, तो उसमें ऐड करने की कोई जरूरत नहीं। क्या हो जाएगी? एम यू स्क्वायर, ठीक। काइनेटिक एनर्जी एट बी पर, यानी एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट। बी है इसका हाईएस्ट पॉइंट, इसको नोट करिए वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। बी है इसका हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है ना। बी क्या है इसका? हाईएस्ट पॉइंट। तब आपको काइनेटिक एनर्जी निकली है तो क्या लिखेंगे? तब आप लिखेंगे हाफ एम, अब यहां पे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर आपसे पूछा जाए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इसको मान लीजिए आपसे कहा दिया जाए कि ई नॉट है, मतलब ये ई नॉट ये है, तो यहां क्या हो जाएगा? तो कहेंगे ये हो जाएगा ई नॉट, ये पूरा ई नॉट हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये पूछा भी गया सवाल में। अब आपसे पूछा जाए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, इसके केस में तो आप क्या लिखेंगे? इसको माइनस इसको कर देंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी आप सेकंड यानी एट हाईएस्ट पोजीशन माइनस का काइनेटिक एनर्जी एट फर्स्ट पोजीशन यानी इनिशियल पोजीशन, ये लिख देंगे। तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए यहां से इसको माइनस करेंगे, सीधे सीधे आंसर कितना आ जाएगा? यानी ये वाले को लिख के माइनस इसको करना है, तो सीधे सीधे इसको कॉमन ले लेंगे, एम यू स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। और इसको ई नॉट भी लिख देंगे, तो इसका मतलब ये बन जाएगा ई नॉट और ब्रैकेट में क्या? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा। और कुछ पूछा गया है? अब अगर ए से सी तक पहुंच जाए तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, ठीक है ना। ये तो नंबर 1 पहला पढ़ लिया हमने। दूसरा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया, हो सकता है पूछ ले कि मतलब ए पर काइनेटिक एनर्जी कितना और सी पर काइनेटिक एनर्जी, दोनों को निकाल कर दोनों का चेंज पूछा जाए। यानी काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिखिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन ए एंड बी पॉइंट पर, एट ए एंड बी पॉइंट या बिटवीन ए एंड बी पॉइंट, दोनों बातें अपनी लैंग्वेज में बना लीजिएगा, ठीक है ना। इसको तो डेल्टा के क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि यहां भी देखिए एम बी स्क्वायर आएगा, यहां भी एम बी स्क्वायर, मतलब यानी हाफ एम यू स्क्वायर, यहां पर भी हाफ एम यू स्क्वायर, यहां पर भी, ठीक। तो दोनों का चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो ये थोड़ा सा सी पर, ये सी है, सी पर ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक, ए और सी। चलिए अब वो क्या बात कर रहे थे फिजिक्स में, हाँ जरा उसको भी देख लिया जाए, इसको नोट करिए। चलिए वो बात छोटी सी थी कि जैसे मान लीजिए, देखिए जब एक पार्टिकल है रेस्ट में है तो क्या पढ़ना है? कुछ नहीं, फिजिक्स में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बताएगा अगर किसी हाइट पर रखा है तो। चलिए अब अगर ये पार्टिकल मोशन करने लगा वी वेलोसिटी से, तो ये सब कुछ, और वी वेलोसिटी उसके बाद यानी यू वेलोसिटी है, फिर उसके बाद ए है, इसमें मास है, सब कुछ है, और यहां पर तो देखिए यहां पर इक्वेशंस ऑफ मोशन में भी बात करेंगे। यहां पे अगर ये फ्रिक्शन ना हो, यानी अगर स्मूथ सरफेस है तो फोर्स की भी बात करेंगे, ठीक। जब ये बात होगी तो डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क की बात करेंगे, एनर्जी की भी बात करेंगे, कौन से कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी, सिट, यानी इस तरीके से। मतलब जब पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल में अंदर क्या हो, कहीं एक एक्सेलरेशन आ जाए या ये मूव करना शुरू कर दे, तो बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करेगा ये। पहली चीज तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसमें सब कुछ अप्लाई हो जाएगा, पहली बात इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई हो जाएगा। दूसरी चीज एनर्जी का कांसेप्ट सारा अप्लाई हो जाएगा, यानी इसकी एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर हो सकती है। दूसरी चीज अगर इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन की बात करेंगे। अगर मास दिया हुआ है तो इसमें फोर्स की बात करेंगे, डायनेमिक्स में चले जाएंगे। इस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करना होता, यानी एक ही पार्टिकल है जो कि चल रहा है, जब चल रहा है तो इसका एम मास है, अगर यहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है यानी इसका मतलब तो इसमें एक्सेलरेशन है, तो सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि अगर आपको कि
एट टाइम टी पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये सारी चीजें इस तरह से फिजिक्स को पढ़ा जाता है। अभी हमने सिर्फ वो वाला पार्ट पढ़ा है किसी पार्टिकल के मोशन के साथ जिसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और ये 1D हो सकता है, 2D हो सकता है। फोर्स के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा, इसकी एनर्जी के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा, वर्क डन के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा, है ना। ये सारी चीजें अब हम सीखेंगे, ये सारी चीजें अब हम सीखेंगे। अगर यही पार्टिकल इस तरीके से पाथ अपना सर्कुलर धारण कर ले तो भैया ये सर्कुलर मोशन का वो सब कुछ हमें पढ़ना होगा। सर्कुलर मोशन का एंगुलर एक्सेलरेशन बताइए, एंगुलर वेलोसिटी बताइए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताइए। बात समझ रहे हैं। एंगुलर अब लीनियर में क्या रिलेशन बनेगा वो सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। बात को समझिए, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें फिजिक्स इस तरह से होती है, ये नहीं कि एक पार्ट पढ़ लिया तो दूसरा पार्ट नहीं पढ़ेंगे। बात ये है कि सवाल आएगा तो कई सारों को हो सकता है कि जब टफ सवाल बनते हैं ना तो उसमें कई सारी चीजें एक मिला देती हैं। कहेंगे यहाँ पे एक पार्टिकल है यू, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, आफ्टर टी टाइम बाद कितना फोर्स लग रहा होगा, ऐसे करके सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए इसके लिए यही तैयारी हम लोग कर रहे हैं कि यानी जिस चीजों को कैसे एक दूसरे से लिंक कर सकें, ठीक है ना। तो काइनेमेटिक्स वाला पार्ट अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका। अब हम लोग डायनेमिक्स पे चलेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अब लॉ ऑफ मोशन में व्हाट इज इनर्शिया, इनर्शिया क्या था, फिर उसके बाद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, फिर उसके बाद सेकेंड लॉ, फिर उसके बाद थर्ड लॉ, फिर उसके बाद जरूरत पड़ी तब हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट मोशन। होता ना कंस्ट्रेंट मोशन, एक होता मजबूरी वाला मोशन, मतलब तुम हमसे जुड़े रहोगे तो तुम्हारा भी मोशन वही होगा जो हमारा मोशन होगा, ठीक। तब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब एकदम इत्मीनान से और ढंग से और तबीयत से पढ़िए, पढ़ते रहिए। बस ये मत सोचिए हमारा क्या होगा, किसी का कुछ नहीं हुआ, सब लोग यहीं पढ़े हैं, जो निकल लिए वो बड़े सुख में है ना। तो इसमें बिल्कुल दिमाग मत लगाइए। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द लॉ ऑफ मोशन के साथ।